समृद्धि और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी ग्रामीण साथियों और किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, कार्यक्रम में हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं खेतीबाड़ी पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे किसान की सफलता की कहानी। लेकिन आइए हमेशा की तरह देख लेते हैं पहले क्या है खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम के हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। टोंक में माना गया 65% तक का खराबा, किसान भाइयों को बताई गई उन्नत तकनीकें, जालोर में पशुपालकों के हितों पर हुई चर्चा और जैविक खाद के उपयोग से लहलहाए खेत। टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर टीना कुमार की गठित विशेष टीम ने पिछले दिनों 5 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर खराबे का जायजा लिया। जांच में 50 से 65% नुकसान की रिपोर्ट तैयार की गई। टीम में शामिल सदस्यों के मुताबिक पालड़ा, डारडे हिंद, महेंद्रवास, वजीरपुरा, ताहोली, बरोली पंचायत क्षेत्र में 50 से 65% नुकसान होने की रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर टीना ने टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने मवासीपुर में गेहूं की बालियों के दाने काले पड़ने और झिराना में खेत में काटकर रखी हुई सरसों की फसल को देखकर क्षेत्र में फसलों में 50% से अधिक नुकसान को माना है। जिला कलेक्टर ने मानवीय दृष्टिकोण से किसानों को मुआवजा मिलने की बात कही। कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों को फसलों के उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में केंद्र के गोदिम गांव, झाकर, केरवास, अलेश्वर और अरधियावाद क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख सारिका मीणा ने किसानों को जैविक खेती अपनाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग कर उसके दुष्प्रभाव से बचने की बात कही। किसानों को बीज उत्पादन करने और टिकाऊ खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। जालोर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पशुधन मिशन कमेटी की प्रथम बैठक कलेक्टर सभा केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सोनी ने जालोर जिले में पशुधन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिले के प्रत्येक ब्लॉक के 5-5 किसानों को आदर्श प्रगतिशील पशुपालक के रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश जारी किए। इन पशुपालकों को ऋण, शेल्टर, गुणवत्ता युक्त पशु चारा और चारागाह के विकास के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को मुर्रा नस्ल की कम से कम 2 भैंसें लगभग 75,000 रुपए की दर से उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस पर कृषि विभाग के माध्यम से प्रति किसान 40,000 रुपए का अनुदान दे होगा। उन्होंने रानीबाड़ा डेयरी के माध्यम से पशुपालकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला मार्गदर्शी बैंक अधिकारी ने ब्लॉक मिल्क कूलर यानी BMC स्थापित करने के लिए बैंक की ओर से स्थानीय दुग्ध उत्पादन संघ को ऋण दिए जाने पर सहमति जताई।
वहीं रानीबाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि बीएमसी के लिए 50% अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। बीकानेर जिले के खाजूवाला के चक 18 व 19 के एक फार्म में 3.5 से 4 फीट गेहूं की फसल लहलहा रही है। इसमें गेहूं के एक बाली में 45 से 52 दाने तक हैं और इसे बिना कीटनाशक के उपयोग के तैयार किया गया है। ऐसा जिले के एक प्रगतिशील किसान ने जैविक खाद से संभव कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि करीब 40 बीघा जमीन में जैविक खाद से तैयार गेहूं की फसल को पूरी तरह से पकने में अभी 1 माह और लगेगा। यहाँ 1 गुना 1 मीटर क्षेत्र में 600 से 650 बालियां हैं। उन्होंने बताया कि गोबर, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जिप्सम, गोमूत्र और बालू मिट्टी को मिलाकर बनाए गए घोल से जैविक खाद को 2 से 5 दिन में तैयार होती है और इससे तरल अवस्था में ही छिड़काया जाता है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि खेत में तैयार नाइट्रोजन युक्त तरल व ठोस जैविक खाद नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों की गहराइयों के साथ साथ चारों तरफ फैला आवश्यकता अनुरूप पोषक तत्व मुहैया करा देती है, जो पौधे को तेजी से बढ़ाती है और गेहूं की उत्पादकता को 2 गुना कर देती है। कृषि विभाग बीकानेर के उप निदेशक ने बताया कि कृषि विभाग आने वाले दिनों में किसानों के दल को इस कृषि फार्म का भ्रमण करवाकर तकनीक समझाएगा। किसान भाई अपनी जिंसों को लेकर बाजार में पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सी मंडी में कितना जींस पहुंचा। मंडी हलचल में प्रदेश के उत्पादन केंद्रों में सरसों की आवक बढ़ने और तेल मिलों की लिवाली घटने से सरसों सीड के थोक भावों में 75 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखी जा रही है। इसके भाव 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बोले जा रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, हम हमेशा से यही चाहते हैं। आइए चलते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में और जानते हैं कि प्रमुख जिंसों के क्या हैं बाजार भाव। आइए देखते हैं राज्य की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। गेहूं मैक्सिकन के भाव अजमेर मंडी में 1,630 रुपए, भीलवाड़ा मंडी में 1,433 रुपए, जोधपुर मंडी में 1,568 रुपए और सीकर मंडी में 1,511 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। टमाटर के भाव अजमेर मंडी में 1,200 रुपए, भीलवाड़ा मंडी में 1,100 रुपए, जोधपुर मंडी में 1,200 रुपए और सीकर मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल रहे। आलू के भाव अजमेर मंडी में 1,200 रुपए, भीलवाड़ा मंडी में 500 रुपए, जोधपुर मंडी में 500 रुपए और सीकर की मंडी में 400 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा के भाव अजमेर मंडी में 1,110 रुपए, भीलवाड़ा मंडी में 1,300 रुपए, जोधपुर की मंडी में 1,225 रुपए और सीकर की मंडी में 1,121 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आने वाले वक्त में तापमान में और भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रदेश में मौसम का हाल। प्रदेश में दोपहर के साथ साथ अब रात को भी तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में बढ़ोतरी निरंतर जारी रहेगी। वहीं आज जयपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस, अजमेर में अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, कोटा में अधिकतम 36 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री, बीकानेर में अधिकतम 38 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री, उदयपुर में अधिकतम 37 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। अंत में बात करते हैं जैसलमेर जिले की, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों, ये थी आज की खास खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी नई खबरों के साथ। आगे देखिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है
अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ साथियों, हम आपको समय समय पर सफल किसानों की कहानियां दिखाते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो है प्रणवीर सिंह की जुबानी। साथियों, इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इन्होंने नवाचार और अच्छा उत्पादन भी किया है। अनार और नींबू के पौधे लगाए हैं। तो आइए देखते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। खेतीबाड़ी के बदलते परिदृश्य के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रदेश के किसान भाई। और ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के किसान भाई अपना रहे हैं नवाचार और आगे बढ़ रहे हैं सफलता की ओर। हमारे प्रदेश के कई किसानों ने तो अपनी ख्याति राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त की है। आगे बढ़ते हुए और कीर्तिमान बनाते हुए हमारे प्रदेश के किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं और रच रहे हैं नया इतिहास। आज भी हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया। ये वो किसान हैं जिन्होंने बदलते परिदृश्य के साथ अपना रुख मिलाया और लाभ की खेती को अपना ध्येय बनाया। प्रणवीर सिंह हमेशा से ही खेतीबाड़ी में कुछ नया करना चाहते थे, लीक से हटकर करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने परंपरागत खेती के तरीकों को छोड़कर उसकी जगह नवाचार करते हुए कुछ नया करने का सोचा और इन्होंने रास्ता चुना बागवानी का। बागवानी में इन्हें प्रेरणा मिली, बागवानी में इन्हें कई पुरस्कार मिले। इसी का नतीजा है कि इन्होंने अनार, आंवले और नींबू की खेती की। नींबू की खेती में इन्होंने कई नए नए प्रयोग किए, अनुसंधान किए। आज इनके अनुसंधान कृषि अधिकारियों के लिए भी हैरत का विषय बन चुके हैं। सोजत क्षेत्र के कृषि अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं प्रणवीर सिंह की बागवानी में उल्लेखनीय सफलता देखकर। काफी समय से, मतलब जब से हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ है तब से हमारे उद्यान विभाग से आप जुड़े हुए हैं, रुचि रखते हैं। सबसे पहले नींबू का बगीचा लगाया, फिर बेर का लगाया, अनार का भी बगीचा हमने राजीव योजना में करवा रखा है और बहुत मेहनती आदमी है। सबसे हमारे इस एरिया में सबसे अच्छे, मतलब नींबू के सोजत से अच्छे उत्पादक है। यहाँ पानी की प्रॉब्लम भी है, सारी जमी है, इसी भी पानी की ज्यादा है। सारी चीज का मैनेजमेंट करते हुए, उस पर वगैरह समय पर करते हुए टाइम से, मतलब इन्होंने और अच्छे नींबू की वेराइटियाँ को भी इन्होंने इस पे वगैरह सारी चीज, टेक्निकल चीज अपनाते हैं। बहुत मेहनती आदमी। इनको स्टेट लेवल में प्रथम पुरस्कार मिला जिले से। हमारे जिले का प्रथम पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में दिया गया। और आप तो इजराइल में भ्रमण के लिए भी हमने यहाँ से हमारे चयन होकर इजराइल भ्रमण भी करके आए हैं। बहुत प्रगतिशील किसान है। हमारी कृषि दर्शन कार्यक्रम की टीम ने सबसे पहले प्रणवीर सिंह से इनकी नींबू की खेती के सफर के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। आज से करीबन 17-18 साल पहले से मतलब ये नींबू लगे हुए हैं। हमारे भाई साहब के कुएं पे कोई पौधे थे, उससे ग्राफ्टिंग मैंने खुद ने की, अपने मांस घास वगैरह लगा के। ये आइडिया मेरे को राजस्थान पत्रिका में कोई लेख आया था एग्रीकल्चर का,
उस समय मैंने ये उठा के फिर मैंने ये पौधे लगाए, ग्राफ्टिंग की खुद ने, और अब अच्छी फसल ले रहा हूँ मैं। करीबन साल में 5 लाख से 6 लाख की पैदावार ले रहा हूँ 1 हेक्टेयर में। और नींबू में सबसे बड़ी समस्या एक ही आती है कि बैकडाई की और किंकर की, नींबू के ऊपर स्पॉट जो हो जाते हैं वो है। उसके लिए प्लाटोमाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मैं प्रयोग करता हूँ, इंसेक्टिव का प्रयोग करता हूँ। हालांकि 1-2 बार मैंने नीम का भी प्रयोग किया था, पर नीम का प्रयोग पौधे घने होने के कारण मैं सक्सेस नहीं रहा मेरा। और दूसरा, ये जो एग्रीकल्चर वाले जितने भी कह रहे हैं कि पौधे को नीचे से काट लो, पर राजस्थान की क्लाइमेट के अनुसार नीचे से पौधे को नहीं काटना है। जैसे ही अगर क्लाइमेट 45 के ऊपर जैसे ही गर्मी जाती है तो ऊपर के पौधे फल है जो जुलूस के नीचे आ जाते हैं। तो मैंने मेरे आइडिया से मतलब इन पौधों को नीचे ही बढ़ने दिया। उसके बाद मतलब पैदावार अच्छी होने लगी मेरी। और ये बात मतलब कि जोधपुर काजरी वालों ने भी मानी कि क्लाइमेट के कारण मतलब के पौधे फल गिरते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी हम भी ऐसा करके देंगे। उनका रिजल्ट आया, कैसे आया मैं नहीं कह सकता, बाकी मेरे को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है कि मतलब पौधे ना काटने से, नीचे घने नीचे रहने से फल अच्छे लगते हैं। मेरे पिताजी एन से रिटायर हुए थे और उनकी इच्छा थी कि मतलब पैतृक जमीन को संभाला जाए और मतलब अच्छा काम किया जाए। तो उन्हीं की राय के हिसाब से मैंने चला और मतलब पहले मेहंदी के ऊपर काम किया, फिर नींबू के ऊपर आया, फिर बेर लगाए मैंने, सेब बेर, और अब अनार लगा रखे हैं। तो नींबू की पैदावार तो बढ़िया ही है। मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को एग्रीकल्चर का जो काम कर रहा है उसको मतलब कुछ बागवानी में आ जाना चाहिए। अच्छा मुनाफा कमाएंगे। गेहूं वगैरह जो गुजरात और पंजाब से अगर कंपटीशन हम कर नहीं सकते गेहूं के बारे में, तो राजस्थान के आदमियों को तो बागवानी में आ ही जाना चाहिए। ऐसे कई फ्रूट है जो मतलब खारे पानी में भी लग सकते हैं, अच्छे पानी में भी लग सकते हैं। तो उनके ऊपर ध्यान करके मतलब अपना काम करना चाहिए उनको। किसान भाइयों, प्रणवीर सिंह वो किसान हैं जिन्हें राजस्थान सरकार के साथ इजराइल जाने का मौका मिला। इन्होंने इजराइल की खेती पद्धति को समझा और अपने खेत पर भी लागू किया। देखते ही देखते इनका पूरा खेत नींबू, अनार और आंवले की खेती से लहलहा गया। जब हमने इनसे अनार की खेती के बारे में जानकारी चाही तो इन्होंने अनार की खेती के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। मैंने अपनी खेती काम पहले मेहंदी से शुरू किया था और उसके बाद नींबू लगाए। सबसे पहले 20 साल हो गए मेरे को नींबू लगाए हुए, और उसका पैदावार अच्छा होने के बाद मैंने बेर लगाए, सेब बेर। उसके बाद मैंने अनार के बारे में सोचा। जब तक मेरा बेटा मतलब के MBA कर चुका था, MBA करने के बाद सर्विस करके मतलब वो आया और उसने कहा भी अनार का अच्छा मार्केट और इसलिए अनार लगाने चाहिए। तो अनार लगाया मैंने। अनार लगाने से पहले खड्डे खुदवाए 3-3 फुट के, और उसमें गोबर वगैरह सब DAP डाल डूल के पाली हॉर्टिकल्चर से मतलब पौधे मंगवाए मैंने। गुजरात से आए ये अरक्ता और वजुल्ला, ये दोनों मिक्स करके लगवाए। अच्छी अब 3 साल के पौधे हो गए हैं ये करीब। अब मतलब पैदावार आने लगी है, अच्छा फल लग रहे हैं। अब दूसरों के मुकाबले में देख रहा हूँ मेरा अच्छा फल आ रहा है अभी। ऐसा है कि 2 साल तक मैंने निराई गुड़ाई पूरी देखभाल की, स्प्रे वगैरह, इंसेक्टिव वगैरह जो काम लेने थे वो सब लिए। पौधों की ग्रोथ अच्छी हो गई। तो पैदावार तो इस साल ही मेरी हुई है दिसंबर में, और वो 2 लाख की करीबन हुई है। अब जो चल रही है वो मेरे को आशा है करीबन 4 लाख की हो जाएगी, और 5 साल के पौधे हो जाएंगे तो पूरी मतलब कैपेसिटी पे आके ये 20 लाख 25 लाख के ऊपर हो जाएंगे। ये अनार में खास तौर से सिंचाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कंटिन्यूस करनी पड़ती है, नहीं तो अनार फटने के चांसेज रहते हैं। धूप अगर ज्यादा लग रही है तो आपको सिंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी। और उसमें एक कीड़ा लगता है खास तौर से स्पॉट का, उसके ऊपर मतलब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हर महीने भर बाद में एक बार आपको स्प्रे करना पड़ता है, कभी कभी दोहराना भी पड़ता है उसको। मैंने कृषि अधिकारियों की मदद ली, पर मैंने अपने इस तरफ से ही मतलब इसको शुरुआत किया। वैसे बाद में मतलब जो सब्सिडियां वगैरह जो मिलती है उसके लिए फार्म जरूर भरे मैंने, और सब्सिडी ली है राजस्थान सरकार से। उस समय पाली जिला मतलब के ये अनार के लिए नहीं था, तो खाली गड्ढे और मतलब के उस पौधे के जरूर सब्सिडी मेरे को मिली, बाकी दूसरी नहीं मिली। युवाओं के लिए तो सबसे अच्छा ये रोजगार का साधन है। इस 2 कारण, एक तो इसमें साल्टी पानी अगर होगा तो भी अनार पैदा होगा। जैसे नींबू है, दूसरी अगर कोई बगीचा ले रहे उसमें पानी की क्वालिटी अच्छी चाहिए। इसमें मतलब 7 और 8 EC का पानी भी अगर होगा तो अनार की पैदावार होगी। अभी जैसे मेरे पानी 7 और 8 EC का ही है, तो उसमें अनार की आप देख रहे हैं मतलब अच्छा पैदावार ले रहा है। ड्रिप टोटली मेरे पास 35 बीघे में लगी हुई है, और अभी अनार में मतलब की ये 25 बीघे में लगी हुई 4 हेक्टेयर में। बाकी बोर में लगी हुई 1 हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर में लगी हुई है नींबू में। टोटली मतलब सिंचाई जो मेरी हो रही है अब वो ड्रिप सिंचाई से ही हो रही है।
बेचने का मार्केटिंग जो है, जो यहाँ तो फिलहाल तो अभी सोजत और पाल ही रहा है, बाकी अब बाद में मतलब जोधपुर और जयपुर को मेरे को कवर मार्केट बनाना पड़ेगा। लगातार देखते ही देखते नींबू की खेती से इनकी पैदावार बढ़ती गई, इनकी आमदनी में अप्रत्याशित इजाफा हुआ और आज इनका जीवन, इनका परिवार एक समग्र रूप से खुशहाल परिवार की तरफ आगे बढ़ रहा है। इनसे प्रेरणा लेकर इनके पुत्र ने भी खेतीबाड़ी को अपनाया और पशुपालन को अपनाया। आज डेयरी व्यवसाय से इनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। मैंने एमबीए किया था सर, और उसके बाद मैंने जॉब भी किया, बट जॉब में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। उसके बाद हम लोगों ने ये कैटरफील्ड, हमारा जो है पशुपालन, इसको अपनाया गया था। इसमें मेरे पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया और इसमें जो है हम लोगों को दूध के साथ साथ में जो है इसका वेस्टेज जो मिलता है गोबर, उसमें भी हमको, हमारे जैसे पिताजी बागवानी में भी हैं तो उसमें हमको बागवानी में भी काम आता है वो। और मेरे पास जो सर ये गाय है, कम से कम ये अभी 8 लीटर से 9 लीटर दूध दे रही है डेली में। और इसका जो सेल है मैं पायस डेयरी में देता हूँ, उससे मेरे को डेली की जो है 3,000 रुपये की इनकम मिलती है और मंथली मेरे को 90,000 की करीबन मेरे को इनकम मिल जाती है। इस तरह से मैंने इसको अभी लगाया है और अभी मैं और बढ़ाऊंगा इसको। और इसमें मेरा पिताजी का और मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग है मेरे को। युवा इसको डेयरी को अपना के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमको जो है अपना खुद का एक स्वामित्व मिलता है जिसमें हम खुद अपना काम कर सकते हैं और इसमें हमारी बहुत अच्छी इनकम है। अगर इसको हम पूरे नए इनोवेशन के साथ करें और टेक्नोलॉजी के साथ करें तो इसमें सर इनकम बहुत अच्छी होती है। और इसमें सुबह आदमी को 2 घंटे और शाम को 2 घंटे काम करना पड़ता है। उसके अलावा आप काम के लिए लेबर रख सकते हो अपने हिसाब से, तो उसमें आपको फ्रीडम भी मिलती है और आपकी इनकम भी अच्छी हो जाती है। सर नौकरी और इसमें अगर मेरे को चूज करना पड़े तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चूज करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को फ्रीडम भी है और मैं खुद एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैं इसमें काम कर सकता हूं और आमदनी भी मेरी अधिक हो जाती है। नौकरी में आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आप उसमें फ्रीडम नहीं ले पाते हो। उसमें आपको जो कोई फैमिली का कुछ हो तो आपको उसमें छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ता है वगैरह वगैरह। इसमें आप बिल्कुल फ्री हैं। सुबह 2 घंटे आपको काम करना है, शाम को 2 घंटे काम करना है, बस फ्री है। इनकम आपको बहुत अच्छी है और इसमें जितने आप मेहनत करोगे उसमें आपको ग्रोथ बढ़ेगा। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि प्रणवीर सिंह जैसे सफल किसान से प्रेरणा लेकर उद्यमिता कृषि की ओर आगे बढ़े, क्योंकि आज जमाना उद्यमिता कृषि का है और अब बागवानी ही उद्यमिता कृषि की प्रेरक है। संकेत है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये इशारा है आगे बढ़ते हुए उद्यमिता कृषि करने का। दूसरी हरित क्रांति की अवधारणा को अगर साकार करना है तो हमें बागवानी करनी होगी, क्योंकि बागवानी बहुत कम पानी में संभव है। इसी आदर्श को समझा, इसी मूल मंत्र को समझा हमारी आज की सफलता की कहानी के नायक किसान प्रणवीर सिंह ने। जब प्रणवीर सिंह को क्षेत्रीय प्रादेशिक स्तर के कई पुरस्कार मिले तो इनकी शोहरत बढ़ी। इनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर एक उल्लेखनीय किसान के रूप में उजागर हुआ। इन्हें मिला कृषि का राष्ट्रीय पुरस्कार। आज ये पुरस्कार पूरे पाली जिले के लिए नहीं, राजस्थान के लिए गौरव का विषय बन चुका है। आज कई किसान इनके खेत पर भ्रमण करते हैं और बागवानी में किए गए इनके नवाचारों को देखने के लिए आते हैं और कई किसानों को तो प्रणवीर सिंह प्रेरित भी करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं बागवानी का। धीरे धीरे आज प्रणवीर सिंह की शोहरत राजस्थान में बढ़ी। बागवानी से हमारी पैदावार बढ़ती है, बागवानी का जमाना है और बागवानी से हम लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। इसी बात को समझकर हमारे किसान भाइयों को खेतीबाड़ी में आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा और हम आपको किसान भाइयों लगातार मिलवाते रहते हैं ऐसे ही हमारे प्रदेश के प्रगतिशील किसानों से। हमें उम्मीद है कि प्रणवीर सिंह जैसे आदर्श किसान से प्रेरणा लेकर हमारे किसान बागवानी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और लाभ कमाएंगे, क्योंकि बागवानी ही लाभ का सौदा है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। साथियों, आज की सफलता की कहानी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आप इससे पूरी प्रेरणा लेंगे। तो आइए, समय हो चला है आपको पता लिखवाने का। तो योगेश्वरी जी, आप हमारे दर्शकों को पता लिखवाइए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान,
दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ।